Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते और आज 7:30 जयपुर डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा तो हमने डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ की थी। अब उसका अगला सोपान, और हमारे साथ जुड़ गए हैं तुफैल चतुर्वेदी जी। नमस्कार तुफैल जी। प्रणाम प्रणाम। तो आज का प्रश्न जो है वो बड़ा गंभीर है। वो ये है कि हमारे पास एक जंतु है वामपंथ, और उसकी एक विचारधारा है, वामपंथ की विचारधारा जिसको कहते हैं। और आप अभी देखते हैं तो ये वामपंथ जो है वो चुनावों में तो बुरी तरह से पिटता है। इसको कहीं जगह नहीं मिलती। थोड़ी बहुत किसी के साथ अगर किसी के कंधे पे चढ़ के बिहार जैसे या कहीं एक इधर उधर थोड़ा बहुत तो कहीं थोड़ी बहुत सीटें पा जाए तो पा जाए। तो जनता जो है अधिकतर वो इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है, इसको पूरी तरह से तिरस्कृत कर चुकी है। इसको कहीं नहीं गिनती। इसकी कोई भी ये कहें कि किसी भी प्रकार की चुनावी शक्ति है वो नहीं है, समाप्त हो चुकी है। एक समय था 66 सीट लेके आई थी 2004 में, और उस समय वो रूल करती थी। आज इसकी स्थिति ऐसी है कि दहाई में भी इसकी सीटें नहीं होती। लेकिन इसी वामपंथ की जो विचारधारा है वो पूरे एकेडेमिया में, सारे कैंपस में, लगभग 70 से 80% मीडिया में और पूरे बॉलीवुड में, सब जगह ये देखें तो इसकी विचारधारा ही हावी है। उसी का राज्य है, उसी का साम्राज्य है, और दूसरी किसी विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं देती। और हमारे पंचमक्कार वर्ग है, जिसको आप जानते हैं, पंचमक्कार वर्ग, बहुत सही नाम। अस्पतालें और मीडिया, ये जो पंचमक्कार वर्ग है वो इसके सहारे बिल्कुल फलता फूलता रहता है और बाकी सबको कुछ नहीं गिनता है। ये जो एक विरोधाभास है, ये कैसे संभव हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा और बहुत गंभीर बात है, और विशेष रूप से राष्ट्रवादियों के ध्यान में लाने वाली बात है। यूरी बेज़मेनोव ने जिस कम्युनिज्म की योजना का भंडाफोड़ किया था, उस योजना की विशेष बात यह थी कि वो राजनैतिक सत्ता को, आर्थिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानती नहीं थी, शक्ति उसे मानती ही नहीं थी। और हमसे चूक ये होती है कि हम वस्तुतः राजनीतिक शक्तियों को, उन धुरियों को शक्ति मानते हैं, जो ठीक नहीं। और कितनी सावधानी से ये लोग बीज डालते हैं। यूनिवर्सिटीज, फाइन आर्ट के क्षेत्र, प्रेस, इन सब पर जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इन पर कब्जा। आप जब कॉलेज में होंगे आपको ध्यान होगा, एक पिक्चर आई थी 2 बीघा जमीन, पलराज सानी। मेरे जन्म से पहले की है। हाँ, मेरे जन्म से पहले की है वो। अच्छा, वो पिक्चर आई और उसने एक पूरी पिक्चर देखने वाली पीढ़ी को कम्युनिस्ट बना दिया। लोगों को ये तक नहीं पता चला कि वो कम्युनिस्ट बन गए। वो सुबह कभी तो आएगी इस गीत को गुनगुनाने वाले जानते नहीं कि वो कम्युनिस्ट के शिकंजे में आ चुके हैं। ये आहिस्ता से इन्होंने कलाओं के क्षेत्र में बीज डाल दिए। अब ये धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होंगे, और ये सारे लोग बाद में कहीं कोई कुलदीप नैयर, कोई सच्चर, कोई अग्निवेश, कोई बरखा दत्त, कोई रवीश कुमार, कोई कन्हैया कुमार, ये सब बनते चले जाएंगे। राजनीतिक रूप से शून्य, मगर उत्पातों उपद्रवों में इन सब की प्रभावी उपस्थिति, इनको ग्लोरीफाई करना, इन उत्पातों को आगे बढ़ा के दिखाना, इनकी जो रणनीति है वो विप्लव की है, सतत विप्लव, अनवरत विप्लव। और इसकी जो योजना बनाई थी वो 50 के दशक में एक अलिंस्की नाम का, सॉल अलिंस्की नाम का अमेरिका का एक रणनीतिकार था। ये कम्युनिस्ट नहीं था। इसकी किताब बुक ऑफ रेडिकल्स बिल्कुल बाइबल है, सारे कम्युनिस्ट इसको पढ़ते हैं।
और दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवादी इसमें कुछ एकाध तकनीक का इस्तेमाल करते मगर उसको पढ़ते नहीं। हम इन चीजों की अवहेलना करने को अपनी विजय समझते हैं और वो इस बात को कि हमारी अवहेलना करना कितनी बड़ी मूर्खता है इसका आनंद लेते हैं। इनके कितने दूरगामी परिणाम होंगे। शाहीन बाग एक चेन रिएक्शन है, उसमें हुआ। शाहीन बाग में अगली चेन रिएक्शन दिल्ली के दंगे छिपे थे। दिल्ली के दंगे के दबाव में ही किसान आंदोलन की योजना छिपी हुई है। लगातार इन विप्लवों को कैसे विजय में परिणत करना है, इस पर अलिंस्की का अद्भुत काम है। मैं इस पर आज बात करना चाहूंगा और मैं राष्ट्रवादियों से करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन कि इस एपिसोड को, इस सेमिनार को सुनिए और अपनी भूमिका तय कीजिए। वो कितना गजब का आदमी है। हम लोगों को राष्ट्रवाद को जीवन में प्रभावी बनाना है तो इसके लिए राष्ट्र विरोधी विचार को परास्त करना अनिवार्य है। बुक ऑफ रेडिकल्स के सूत्रों में पहला सूत्र है, गंभीरता से सुनिएगा, शक्ति सिर्फ वो नहीं है जो आपके पास है, शक्ति वो है जो शत्रु समझता है आपके पास है। मीडिया में जो प्रचार चल रहा है, 50 लोग पीछे नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर पर 100-125 लोग बैठे हैं, मगर उधम ऐसा मचा हुआ है कि साहब ट्रैफिक जयपुर का बंद है और ये किसान आंदोलन फलाना, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जब राजस्थान की, और ये सब हो रहा है। वामपंथी कहीं चुनाव जीतते नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, फिर भी वो ये भ्रम बनाए रखते हैं कि जनता इनके साथ है और जो कर रहे हैं उसे अपार समर्थन है। इसकी निष्पत्ति क्या है कि विरोधियों के प्रचार से कभी भी बैकफुट पे मत आइए, बचाव का तर्क कभी मत दीजिए। अपने आप को जब आप बचाव में आते हैं तो ये शत्रु के आपकी विजय को स्वीकार करने का क्षण है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ये तो आपके नगाड़ा बजाने का समय है जिस समय शत्रु आपकी विजय स्वीकार करता है मगर आप उसकी अवहेलना करते हैं। दूसरा, वो कहता है कि कभी भी अपने एक्सपर्टीज से आकर बाहर आके कोई बात मत कीजिए। आप पाएंगे कि वामपंथी बिल्कुल घिसे पिटे फटीचर मुहावरों पर जो 50 के दशक के हैं आज भी उन्हीं पर बात करते हैं। हम पलटकर उन पर वो सीमित भाषा में सीमित मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्टीज है उनकी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन्हें राष्ट्र के धर्म के पक्ष में खींच कर लाएं, अखाड़ा हमारा हो। हम उनके अखाड़े में उनको चुनौती नहीं दे सकते। वो गलत बात कर रहे हैं मगर, और तकनीक ये कि वो आरोपों को भी इस तरह से रखते हैं जैसे स्वयं सिद्ध सारे तर्क हों। इनको अपने पाले में घसीट कर लाइए, बजाय इसके कि उनके जवाब दें। इनको लगातार क्वेश्चन कीजिए, इनको घेरिए। निष्पत्ति इसकी है कि अखाड़ा हमारा, दर्शक हमारे, दांव हमारे, 100% हम जीतेंगे। तीसरा, ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस तकनीक का। तीसरा, जब भी संभव हो अपने शत्रु को उसकी एक्सपर्टीज की सीमा से बाहर खींचिए। ये भी इसी की अगली। हमेशा चिंता, अनिश्चितता और असुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करिए। विरोधी आपको हमेशा अपने मुद्दों पर खींच कर लाएंगे। अगर आप उनके मुद्दे पर आ गए तो यही उनकी जीत होती है। इसलिए किसी भी विरोधी को किसी भी बहस में उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर मत दीजिए। यह आपको खींचकर अपने मुद्दे पर लाने की उनकी चाल होती है। आप समझेंगे तो उन्हें हराने के लालच में नहीं पड़ेंगे। अलिंस्की की जहानत देखिए कि 50 के दशक में वो ये बातें सोच रहा है। अद्भुत चिंतन। और हम राष्ट्रवादी हमेशा सेफगार्ड। मैं एक घटना से बात करता हूं। अभी ये चुनाव था, एक पत्रकार ने प्रज्ञा भारती जी से सवाल पूछा गोडसे जी के बारे में। उनकी कोई देशना नहीं थी, उन्होंने कोई विषय नहीं रखा था। उनसे प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरी दृष्टि में वो राष्ट्रभक्त हैं। एकदम से प्रेस ने हल्ला मचाया, ये सारे इनके टूल हैं। प्रधानमंत्री, उसने स्पष्टीकरण दिया कि मैं कभी प्रज्ञा जी को हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। सवाल पहले खड़ा कीजिए, उस सवाल पे बवाल काटिए और उसके बाद एजेंडा तय कर दीजिए। ये नीति है। इस नीति का इस्तेमाल हम करें। शत्रु हमारा विरोधी हमारे दांव से बात करेगा, हमारे फील्ड में बात करेगा। अलिंस्की इस सारी चीजों की योजना रखता है। चौथा, उसका इसकी जो बुक है अलिंस्की की, रूल्स फॉर रेडिकल्स, उसका तर्क है।
चौथा, विपक्षी को उसके अपने नियमों पर चलने के लिए बाध्य कीजिए। इस पर हम कम्युनिस्टों को बहुत आराम से घेर सकते हैं, इस्लामियों को बहुत आराम से घेर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हर नियम को पूर्णता नहीं मान सकता। हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मनिरपेक्षता, विभाजन का खूनी इतिहास, भारत में इस्लामी मदरसों को दी गई छूटें, इतिहास का मनमाना लेखन, उसके औसत दर्जे के नेताओं का कालजयी चित्रण जैसे उनके फजूल के एजेंडे के गलत परिणामों को तलाश करके उन पर हल्ला बोली है। कांग्रेस से कभी क्यों नहीं पूछते कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 40 लाख लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, भारत माता के हाथ काट दिए गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बजाय इसके कि हम सवाल जवाब देंगे गांधी को किसने मारा, किस विचारधारा ने मारा, पलट के उनको घेरिए, जोर शोर से हल्ला मचाइए कि ये अपने ही बनाए नियमों को नहीं मानते। इससे उनकी प्रामाणिकता नष्ट होती है और यही लक्ष्य है। निष्पत्ति विरोधी को परम शत्रु मानकर उसकी विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दीजिए, वो सदैव के लिए ढेर हो जाएगा। एक ये पांचवा, इसका इस्तेमाल राष्ट्रवादी हम करते हैं। उपहास सबसे बड़ा हथियार है, इसका कोई बचाव नहीं है। ये आपके विपक्षी को निहत्था कर देता है। व्यक्ति आलोचना का जवाब दे सकता है, उपहास का नहीं। अपने शत्रु का मजाक बनाइए, चुटकुले चलाइए, उसके कार्टून बनाकर वायरल कीजिए। 50s में ये बात कह रहा हूं, कितनी बढ़िया बात है। आज कितनी अकल का कोई काम कर ले, पप्पू ढेर हो जाएगा कि उसकी एक इमेज बन गई है, सारे विश्व में एक इमेज बन गई है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अपने हर शत्रु की स्थिति क्रिएट कीजिए। ये इतना कारागार हथियार है कि अपना शिकार चारों तरफ से घिर जाता है और यही लक्ष्य है कि वो तिल मिलाकर ऊट पटांग जवाब दे। बुक ऑफ रेडिकल्स का छठा सूत्र है, अच्छी रणनीति वो है जिसे आपके लोग एंजॉय करें। ऐसे में वो बढ़ चढ़ कर सक्रिय होते हैं और स्वयं भी नई रणनीति सोचते हैं। इससे विचारधारा के नए ताजा दम दस्ते मिलते हैं। इसका बहुत गंभीरता से जो भी रणनीति तय करें उसमें लगातार, कभी भी बैकफुट पे मत आइए, लगातार प्रहार करते रहिए, विजय आपकी होगी। नई नई बातें उसमें जोड़ते जाइए। 7वां का सूत्र है, जब एक रणनीति लंबी खिंचती है तो लोगों को बोरियत होती है। बासी खबर बनने से बचें। एक इशू उठाया, 15 दिन 20 दिन महीना भर चलाया, छोड़ दिया, दूसरा इशू ले आए। कहीं भारत में कहीं और से कुछ कर दिया, कहीं और से कुछ कर दिया। लगातार चर्चा में बने रहे, एजेंडा उनका चल रहा है, घटनाएं भिन्न भिन्न होती चली जा रही हैं। नतीजा सतत विप्लव, सतत उत्पात, सतत उपद्रव, ये लगातार चल रहा है उनका। और यही उनका लक्ष्य है कि इसमें से राजनीतिक लाभ की स्थिति बनी रहती है। 8वां सूत्र, हमेशा दबाव बनाए रखें। शत्रु एक प्रहार का जवाब तैयार करे, उससे पहले ही दूसरा हमला कर दीजिए। कोई भी, इसका आधार यह है कि कोई भी एक सी ऊर्जा से सतत नहीं जूझ सकता, कहीं ठंडा पड़ेगा, उससे पहले उस पर चढ़ बैठिए। लगातार काम करते रहिए। विप्लव, वो जो एक बंगाल में पहले नारा चलता था, विप्लव दीर्घजीवी होवे, लगातार विप्लव को क्रिएट करते रहिए। अस्थिरता लगातार बनी रहनी चाहिए। 9वां सूत्र है उसका, खतरा अक्सर जितना बड़ा होता है, खतरे का डर उससे अधिक बड़ा होता है। इसका ऐसा बवंडर क्रिएट कर दीजिए, इतनी धूल धमास बखेर दीजिए कि कुछ समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है। इससे विरोधी के मन में आपका डर बैठता है और वो बेतुका प्रतिक्रियात्मक ऊटपटांग व्यवहार कर बैठता है। आपके समर्थक भी आपके इस व्यवहार से सक्रिय और संगठित होते हैं। इस तरह से आपके संख्या बल में वृद्धि होती है। राष्ट्रवादी हम सारे लोग अकेले अकेले बहुत सारे केंद्र बनाए हुए हैं। संगठित होइए, एक कोई बात कर रहा है, लगातार उसके पक्ष में खड़े हुए। जयपुर डायलॉग काम कर रहा है, कोशिश कीजिए कि साल भर के अंदर इसकी सब्सक्राइब संख्या 10 लाख हो जाए, हम सब जुड़ जाएं। हमारा कोई और चैनल है, जयपुर डायलॉग हमको सपोर्ट करे। लगातार सब मजबूत होते जाइए। एक जंजीर की एक कड़ी भारी होती है, कुल जंजीर भारी होती है। 10वां सूत्र है, लगातार दबाव बनाए रखने की प्रक्रिया ही रणनीति का मुख्य बिंदु है। इसके दबाव में शत्रु प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होता है और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक अवसर निकलते हैं। दबाव, अभिमत, जनमत बना सकने वाले संस्थान, पत्रकार, संवाददाता, अखबारों के मालिक, टीवी चैनलों में हर जगह अपने लोगों की प्रभावी उपस्थिति। राष्ट्रवादियों के जो बिल्कुल थके, कमजोर, हल्के लोग हैं, वो इन सब जगह जाते हैं और उनकी तरफ से हमेशा चौकन्ने लोग आते हैं। इसका ध्यान रखिए कि आपका प्रतिनिधित्व, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तेजस्वी लोग करें।
इस बहस में इस डर में मत पड़िए कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। जो विषय जिसका है उस एक्सपर्टीज पे, जैसे इस्लाम पर बात करनी है तो शंकर शरण क्यों नहीं, वो सर्वोत्तम गण है, उनको आगे होना ही चाहिए, हर जगह से आगे कीजिए, लगातार इस काम को करते जाइए। वो हमेशा, आपने कभी किसी वामपंथी को दूसरे वामपंथी की आलोचना करते नहीं सुना होगा। हम लोग इस संकट में रहते हैं कि आपस में कि मेरा स्तर, मेरा कद ना कम हो जाए। दिस नॉट रॉन्ग। इस पे वो लोग लगातार काम करने के आदी हैं। अद्भुत सूत्र है, एक नकारात्मक बात को अगर सीमा से अधिक बढ़ावा दिया जाए तो उससे भी सकारात्मक बिंदु उठते हैं और उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। राजनीतिक युद्ध में कोई भी शस्त्र अनुपयोगी नहीं होता। आप शत्रु को पीट डालें तो बहुत बढ़िया बात है, मगर उससे पिट जाएं तो भी सहानुभूति जन्मती है। अलेंस्की इसका मास्टर है। और एक सफल आक्रमण का मूल्य है एक सकारात्मक विकल्प। शत्रु को इस बिंदु पर पॉइंट स्कोर ना करने दें कि आप जिस समस्या की शिकायत कर रहे हैं उसके समाधान नहीं बता सकते। अपने जहन में कुछ ना कुछ उसको तैयार करिए। और 13वां उसका सूत्र, अपने लक्ष्य को चुनें, टारगेट फ्रीज कर दें, पर्सनलाइज करें और धूल में मिला दें। अपने आक्रमण को व्यक्ति केंद्रित रखें। कभी संगठन पर, विचार पर हमला नहीं करते, हो व्यक्ति पर हमला करते हैं और लगातार उसको ढेर करते जाते हैं। उसको किसी कोने से सहानुभूति न पाने दें। पूरा का पूरा तंत्र उनका टूट पड़ता है। एक बार में कोई व्यक्ति हुआ, उसको रगड़ लिया। और अंत में मैं इसमें एक 14वां सूत्र अपना जोड़ता हूं, वीरता और कायरता छूत के रोग हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है कि वीरता करेंगे, यदि नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही परिणाम आता है। कभी बैकफुट पे मत जाइए। लेफ्टिस्ट इसमें मास्टर हैं, कभी भी कमजोरी जाहिर ही नहीं करते। वो एहसास ही नहीं होने देते कि वो कहीं किसी तरह से कोई कमजोर काम कर सकते हैं। वो गलत होंगे तब भी उठ पटांग तर्क लेते आएंगे और कभी किसी तर्क पर, तथ्य पर नहीं टिकते और अपने लोगों को स्थापित करते हैं। 2 सरकारें जा चुकी हैं, कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा, कोई भी उसको जीतने वाली पार्टी नहीं मानता, मगर मीडिया आज भी रगड़ रहा है। उनके वायर जैसे चैनल 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर लेकर चल रहे हैं। कैसे? वो लगातार अपने विचार के लोगों को, दूसरे लोगों को ध्वस्त करने के लिए बड़े कमजोर लोग इधर से लाते हैं और अपने तेजस्वी लाते हैं। जाहिर है कि एक 100 किलो का पहलवान 40 किलो वाले से लड़ेगा तो पीट डालेगा। तो वो हमेशा तय करते हैं इस बात का कि राष्ट्रवादी ढेर हो जाएं। तो ये जो सोशल मीडिया पर चैनल चल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि ये अपने प्रमुख चैनलों को भरपूर ढंग से आगे बढ़ाएं। उसका परिणाम है कि वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर जगह ढेर, हर तरह से ढेर है। उसके बावजूद, और ये कभी भारत में ही नहीं है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी सारा मीडिया उनके फेवर की बात कर रहा है। उन्होंने आज से 30 साल पहले जो बीज डाले थे, 2 बीघा जमीन जिन लोगों ने देखी थी, वो दिमाग में वही बात लेकर चल रहे हैं। मुझे आज मेरे पास एक मेरे मित्र हैं, मेजर जनरल रिटायर हुए, उन्होंने मुझे किसी कर्नल का एक वो भेजा कविता का, उसमें वो बड़ी जोरदार कविता है, कुमार विश्वास का संचालन कर रहे हैं और वो बता रहा है कि मैं चंद्रगुप्त की परंपरा का और मैं फलाने की परंपरा का, उसमें वो अकबर और बहादुर शाह जफर और इस तरह के नाम ले रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब, ये अकबर इन सब में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पंक्ति में कैसे आएगा? मगर सेना के लोगों में जो विचार डाला गया है वो यही है, राष्ट्र खिचड़ी है, सब इधर उधर से आए और भारत बन गया। तो इस विचार को लेकर जो लोग चल रहे हैं, जिनकी मानसिकता बनी है, उनके हाथ में शक्ति है। ये शक्ति क्षीण करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। और उसका वही नियम कि चारों तरफ से शिकारी कुत्तों की तरह घेर लो, ढेर कर दो, टिकने नहीं देना। जब तक ये तेजस्विता, उग्रता नहीं होगी, तब तक राष्ट्रवाद विजय नहीं होगा, राष्ट्र विजय नहीं होगा, ये वामपंथी ढेर नहीं होंगे। मरते मरते भी कुलदीप नैयर भारत की, इसके बावजूद इसका कोई स्तर नहीं था, सच्चर उसका संबंधी था, ये लोग स्टैब्लिश रहे। छोटी मोटी बातें कह के लोग बोले छोड़ो कौन मुंह लगे, नहीं,
गलत बात है। लगातार फेस कीजिए, अपनी जो फाइनेस्ट कैनन्स हैं उनसे फायर कीजिए, छोड़िए नहीं। ये जो पूरा मीडिया का, पूरा जो समाज की धारा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं या किसी चैनल से बात आ रही है 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग, मगर वो लोग जो प्रभाव डाल रहे हैं वो इससे कहीं बड़ा है। इस पर लगातार कार्य कीजिए। अलिंस्की को, सोल अलिंस्की को पढ़िए जरूर। कितना शार्प आदमी, शक्ति वो नहीं है जो आपके पास है, शक्ति वो है जो शत्रु समझता है आपके पास है। क्या अद्भुत विचार है उस व्यक्ति का। ये कम्युनिस्ट नहीं था, मगर ये सारे देश दुनिया के कम्युनिस्टों को दिमाग दे गया। बुक ऑफ रेडिकल्स पढ़िए, कितनी जबरदस्त किताब है। क्या गजब की प्लानिंग है उन कमबख्तों की, शुरू से ही पकड़ के। और छोटे छोटे, एक वो जो बच्चा जो 10वीं में पढ़ता है वो हमसे कह रहा है कि मैं नेचर के लिए कुछ करना चाहता हूं। ये जो समाज है, एक लड़की कह रही है कि जो समाज है इसमें पितृसत्ता है, इसकी व्यवस्था, उसे पता ही नहीं है कि वो किसके फंदे में फंस गई और क्या नतीजा आने वाला है। परिवार की व्यवस्था टूटने का, हर सिस्टम जो चल रहा है उसे तोड़ दो। विप्लव मचेगा, विप्लव से जो धूल धमास उपद्रव मचेगा, इसमें से राजनीतिक अवसर निकलेंगे। लगातार वो काम कर रहे हैं। कितने सारे छोटे छोटे बिंदु उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। सबके सामने है कि पंजाब से जो आए हुए किसान बैठे हैं उसमें क्या हो रहा है, मगर वो इसके बावजूद वो एक क्षण के लिए शर्मिंदा नहीं है। मुंह काला हो रहा है फिर भी शर्मिंदा नहीं है। वो उस कालेपन को भी उजाला बता रहे हैं और वो उजाला चल रहा है। उसका कारण यह है कि मीडिया में दिखाने वाले लोगों में राष्ट्रवादी संख्या बहुत कम है। इसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, या कम से कम अब तो करो। और मैं एक सामान्य इस पर तर्क देता हूं, अगर कोई भाजपा के वरिष्ठ लोग इसको देख रहे हैं तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक बड़ी मशहूर किताब है मारियो पूजो की, गॉडफादर। वो शिकागो के एक्चुअल माफिया पर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में और उस समय में बहुत स्मगलिंग हुई थी उसकी ऑलिव ऑयल की, उससे वहां इटालियन माफिया उपजा था और फिर उन ब्रॉदर्स को ले, जुआ घर को ले और वहां की सारी व्यवस्था संभाल ली। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, जान से मार दें। वो अमेरिकन प्रशासन ने उनके पीछे इनकम टैक्स वाले लगाए, 2 ऐसे, उनकी बाकायदा कंपनियां थी, उनके सैकड़ों करोड़ के कारोबार थे। जैसे अभी ये लोग फंस गए बेल्लारी बंधु, आयरन ओर फर्श की जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया भारत से तो उसमें 10 करोड़ टन का आयरन ओर दिखाया। अब आयरन ओर कोई उड़ के तो जाएगा नहीं चाइना, वो जिस शिपमेंट से गया वहां पता लगता है वो 150 करोड़ है, तो 140 करोड़ आपने फर्जी खोदा और ये भेजा, पकड़ लिए गए। 60 70 साल के लिए सेंटेंसेस दिए गए, उनको जेल में डाला गया, वो पूरे सिस्टम से बाहर हो गए। ये लोग जो आज से 15 साल पहले लमरेटा का खड़खड़ स्कूटर लेके घूमते थे, 150 करोड़ की कोठी लेके कैसे बैठे मीडिया के लोग? पीछे लगाओ ना इनकम टैक्स वाले इनके, ये सब सीधे हो जाएंगे। कोई इनके पीछे तलवार भाजने की जरूरत नहीं, बहुत साधारण ढंग से हो सकते हैं। मगर शत्रु को धूल धूसरित कर देना, जमीन में बिल्कुल रगड़ देना, अनिवार्यता आना चाहिए। चाणक्य का सूत्र है, जो राजा मित्रों को पुरस्कार नहीं दे सकता और शत्रुओं को दंडित नहीं कर सकता, वो नष्ट हो जाएगा। राष्ट्र मूलतः एक आर्थिक सत्ता है, यह सत्ता ढेर हो रही है। इसके पक्ष में पूरी तैयारी के साथ, सिद्धता के साथ, पैर पीछे हटाने का कोई मतलब नहीं है। मौन रहना, जवाब न देना भी एक जवाब है। कोई आवश्यक नहीं है कि मैं इनको हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा, क्या जरूरत आ रही है बोलने की? आपने जब चुनाव ने लड़वाया है तो आपको पता नहीं उनका इतिहास क्या है और किसके खिलाफ लड़वाया? दिग्विजय सिंह को ढेर करना है। आप जानते हैं आपने क्या किया, किसको चयन किया। इतनी इंपॉर्टेंट सीट से कोई ऐसे ही व्यक्ति टिकट तय हो जाएगा, ये संभव नहीं, सबको मालूम था। तो उस पर आप बैकफुट पे क्यों आए? आपसे राष्ट्र ये उम्मीद करता है और ये करने का परिणाम राष्ट्र की विजय है। शत्रु पराजित मानसिक रूप से पहले होता है, मैदान में बाद में होता है। उसका मनोबल तोड़ दीजिए। आप उसका मनोबल उत्साहित कर रहे हैं, उसको बैकफुट पे आना उसको उत्साहित करता है। अलिंस्की इस पर जोर देता है कि हमेशा अपने आप को सही, दूसरे को, आरोपों को भी तथ्यों की तरह परसिए। लेनिन इसमें मास्टर था, स्टालिन इसमें मास्टर था। पूरी अपने साथ की जितने लोग थे सबका सब मार डाले
और सब पर ऐसे आरोप लगाए कि वो बूर्जुआ है और वो प्रतिक्रांतिवादी है और वो फलाना है और सबके सब निपटा दिए। इसकी सिद्धता अपने में आनी चाहिए कि शत्रु को नष्ट करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली, राष्ट्र पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। ये वो सूत्र हैं जिनकी वजह से ये लगातार काम हो पा रहा है। जी। जो राजा अपने मित्रों को पुरस्कृत नहीं कर सकता और अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। ये चाणक्य सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे कुछ बातें जो आपने कही वो तो हम लोग अब प्रयोग में लाने लगे हैं। आपने एक पुस्तक देखी होगी, आज आपके हाथ आई होगी। नहीं, अभी आई, पढ़ूंगा अभी नहीं, अभी आई है। उनमें इन कुछ जो सूत्र हैं उनका निष्पादन किया गया है, नोम चॉम्स्की वाले। और मुझे याद है एक दो बार मेरी बहस हुई कभी टीवी वगैरह पे, तो उसमें ये मार्क्सवादी उपस्थित थे, तो मैंने उसके बाद लिखा भी था कि भाई आप लोग जो हैं, बाकी लोग, कि कृपया देखिए कि ये मार्क्सवादियों से, लेफ्टिस्ट से टीवी डिबेट में किस तरह से डील करना चाहिए। और वो वाकई उनका उपहास करके ही आप उनसे जीत सकते हैं। उनसे थोड़ा इस पर विस्तार से रोशनी डालिए, ये सूत्र बढ़ाइए। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे वो सुनीत चोपड़ा जी, सुना होगा आपने जी, तो अक्सर आते हैं ना डिबेट में, और अपनी बात बोलते रहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। वो बिल्कुल बुक ऑफ रेडिकल्स पढ़ी होगी उन्होंने, तो अपनी बात बोलते रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वो जो कुछ भी बोले मैं उनसे गंगाधर अधिकारी पूछ लूं, आप बताइए कि आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं क्या? हाँ, हम देशभक्त हैं। मैं कहा गंगाधर अधिकारी की थीसिस आपने कभी डिसोन की? आपको छोड़ दीजिए, आप सीपीआई के हो सकते हैं, सीपीएम ने की हो, सीपीएम एमएल ने की हो, सीपीएम ए टू जेड किसी ने की हो, किसी ने भी की हो तो बता दीजिए, और यदि नहीं किए तो आप टुकड़े टुकड़े हैं। अधिकारी थोड़ा एलोबरेट कीजिए, अधिकारी थीसिस के बारे में बताइए। विभाजन से पहले की बात है, कई बार लोगों की जानकारी में नहीं होगी। जानकारी में नहीं है, मेरी पुस्तक में विस्तार में दिया हुआ गंगाधर अधिकारी। आज के दर्शकों के लिए तो मैं बताऊं, ये गंगाधर अधिकारी जी जो थे कि इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे सीपीआई के। सीपीआई का चरित्र आप समझ लीजिए कि ये सीपीआई जो थी, ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ये, आज भी ये सारी की सारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को जिस तरह से उम्मत है, उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी एक पैन यूनिवर्सल एंटिटी अपने आप को मानती है, जिसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इसी तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो इंडियन ब्रांच है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएन रॉय ने बनाई थी। कहाँ? ताशकंद में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी, जो उस समय सोवियत यूनियन का भाग हुआ करता था, और ये पूरी तरह से कोमिंटर्न से नियंत्रित होते थे। और जब युद्ध हुआ, सोवियत यूनियन जर्मनी की तरफ था, तब ये पूरी यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज को कैसे समाप्त किया जाए उसकी योजना बनाते थे। जैसे ही जर्मनी और सोवियत यूनियन आपस के आमने सामने हो गए, तो कोमिंटर्न ने कहा कि अब हमको ब्रिटेन को सपोर्ट करना है। वो सारे के सारे बदल गए और सारे के सारे ब्रिटेन के समर्थन में आ गए, कांग्रेस के विरोधी हो गए। और उस समय गंगाधर अधिकारी ने एक पोजीशन पेपर बनाया था, जब 1942 में साइमन कमीशन सॉरी, आपके क्या नाम है उसका, इसका स्टैफोर्ड क्रिप्स कमीशन आया था, क्रिप्स कमीशन 1942 में। तो उस समय इन्होंने ये प्रतिपादित की थी कि भारत जो है, उस समय पाकिस्तान की बात ही शुरू हुई थी, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उसको जो इंटेलेक्चुअल पावर जो प्रदान की, जो इंटेलेक्चुअल शक्ति उसको प्रदान की, वो गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर ने प्रदान की, जब उन्होंने उसमें ये प्रतिपादित किया कि पाकिस्तान तो बनना ही चाहिए, शेष भारत के भी 17 टुकड़े होने चाहिए। और वो बार बार उसको कैबिनेट मिशन के सामने भी प्रस्तुत किया गया। वो एक प्रकार का जस्टिफिकेशन है
न सिर्फ द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का, बस इस सिद्धांत का कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और आज तक हर कम्युनिस्ट, हर लेफ्टी उसके ऊपर चलता है और उनको कभी इसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता है। जब भी कोई आपके सामने भूला भटका भी कम्युनिस्ट पड़े तो आप उससे पूछ ले कि भाई आप तो बताओ गंगाधर अधिकारी को आपने आज तक डिसोन किया कि नहीं किया है। इन्होंने गंगाधर अधिकारी को कभी डिसोन नहीं किया। दूसरा काम जो इन्होंने किया है, इन्होंने चीन को सपोर्ट किया था 1962 में। तो वो चीन को सपोर्ट किया था। चीन के सैनिकों के लिए इन्होंने आपके ब्लड कैंप्स लगाए थे, रक्तदान शिविर इन्होंने लगाए थे चीन के सैनिकों को रक्तदान करने के लिए। तो ये तो इनका चरित्र है। और उसके बाद भी हम इनको उपहास हम इनका नहीं कर पाते, इनको हम बैकफुट पे नहीं ला सकते, तो इसका मतलब हमारे बौद्धिक तीक्ष्णता में कहीं कोई कमी है निश्चित रूप से। जब इतने तरह के इस तरह के बेहूदे लोगों के, भाई पप्पू को तो पप्पू कह लेते हैं, तो इनको गद्दार क्यों नहीं कह सकते? जबकि इनके तो कई सारे लोग ऐसे हैं, आपके देखिए वो तेलंगाना में एक वो लेफ्टिस्ट जो आपका माओइस्ट है, उसको तो नाम ही गद्दार है, नाम ही अपना गद्दार रखा है। तो ये जितने भी बैठे हैं तो उसी गद्दार के तो सब संगी साथी हैं। तो आपने जो बताया कि सॉल एलिंस्की के सूत्र जो बताए, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, सॉल SAUL, एलिंस्की ALINSKY, हम सॉल एलिंस्की की बात कर रहे हैं इस समय। और ये जो सूत्र है, ये जो उस दिन राजीव मिश्रा जी ने जो सूत्र बताए थे 4 मुख्य, आपको ध्यान होगा, डिमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, क्राइसिस और नॉर्मलाइजेशन, उन्हीं को प्राप्त करने की वो तो स्ट्रैटेजी है, ये टैक्टिक्स हैं। यदि आप स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में भेद समझते हैं तो वो तो स्ट्रैटेजी थी, ये टैक्टिक्स है। उस दिन स्ट्रैटेजी पे बात हो रही थी, आज टैक्टिक्स पे बात हो रही है। अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा तुफैल जी, ये बताएं कि ये जितनी भी नीतियां हैं इनकी, हम जानते हैं कि विशेषकर से चाहे वो मसीही धर्म हो और चाहे आपका ये वामपंथ हो, वामपंथ को भी मैं एक तरह का मसीही धर्म ही मानता हूँ। दीन है, पक्का पूरा दीन है, और पूरा दीन है ये, और पूरी तरह से रूढ़िवादिता और वही वर्ग विभेद और बाइनरीज जिसको बोलते हैं उसके ऊपर ही आधारित है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो सर्वसमावेश पर आधारित है। लेकिन चूंकि हमारी जो समझ है सनातन की वो कमजोर रह गई, इसलिए हम उस सर्वसमावेशी सिद्धांत से इन विभेदकारी सिद्धांतों का न तो इनका हम तिरस्कार कर पाते हैं, न इनका परिष्कार कर पाते हैं। इसकी क्या रणनीति हो? एक मूल बात समझिए, शांति लक्ष्य होती है, शांति प्रक्रिया नहीं हो सकती, व्यवस्था नहीं हो सकती। शांति अचीव की जाती है। इसको अचीव करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो इस पर निर्भर करेगा कि सामने शत्रु क्या कर रहा है। हमारी इच्छा से नहीं होता है युद्ध, हमारी इच्छा से नहीं होता युद्ध, उस दूसरे कारण से होता है। हमें किसी भी सूरत कि हम शांति प्रिय लोग हैं, मगर वैचारिक दस्ते तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं आप सभी दर्शकों से, मित्रों से, और जो बाद में देखेंगे या और जहां भी ये प्रश्न जाए, मैं उनसे पूछता हूं कि हमने अपने शत्रु के प्रति कभी कोई रणनीति नहीं बनाई, ठीक, मगर व्यक्तिगत रूप से कभी कोई काम किया? कोई उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कोई दुष्ट कार्य किया, बुरा काम किया, उसको सामाजिक रूप से कभी कोई तिरस्कार अनुभव करना पड़ा? उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया? कभी हुआ है? आपकी शायद जानकारी में होगा, भगत सिंह और राजगुरु के केस में ये जो हमारे खुशवंत सिंह थे, इनके पिता ने गवाही दी थी, ये वहां मौजूद थे, इनका कोई लेना देना नहीं था, झूठी गवाही थी। उसके बाद इनको दिल्ली के बड़े
ये जो इंडिया गेट बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, सारी रोड्स बनी हैं, इन सबके ठेके मिले थे। कभी अवसर मिले तो जो मॉडर्न स्कूल है, जूनियर मॉडर्न स्कूल दिल्ली में, उसके सामने कॉलोनी में इनके घर हैं, जाके देखिए। महाराज जयपुर का महल शर्मा जाएगा, ऐसे घर हैं। इतने यशस्वी हुए, इनकी पार्टीज में जाने से कभी किसी ने मना किया? कभी किसी ने एहसास कराया कि ये इन्होंने बुरा काम किया? हम शत्रु की पहचान कभी व्यक्तिगत जीवन में तो करें, वो भी नहीं करते। वैचारिक शत्रु तो और ज्यादा तीखा होता है, व्यक्तिगत शत्रु से कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि वो तो हमारी पीढ़ियों को खा जाएगा। मगर हम उसके लिए कोई तेजस्विता, और मैं सदैव कहता हूं कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है। वाचिक, मानसिक, शारीरिक जो आपसे बने अवश्य रूप से कीजिए, और जो अगर नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। मैं छांव नहीं बना सकता तो जो धूप में खड़ा हुआ, धूप से लड़ रहा है, उसके ऊपर छाता तो तानूं, कुछ व्यवस्था तो करूं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, और सब कुछ हम ये मानकर चलते हैं कि राज्य करेगा। राज्य की सीमा से बाहर का मामला है। राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता, राज्य इसकी गति तेज कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो तैयार ताजा दम विचार के दस्ते तो हम ही करेंगे। शांति उपलब्ध करनी है तो शांति की तैयारी के लिए, शांति की सिद्धता के लिए, शांति को स्थिर करने के लिए खड़गहस्त तो होना पड़ेगा। अगर आप खड़गहस्त नहीं हैं तो आपकी शांति की परवाह किसे है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी ये जो सर विद्या पॉल बॉम्बे के कार्यक्रम में थे, इनके खिलाफ कौन, गोविंद निहलानी था या कौन था, उसने मंच से गिरीश कर्नाड, हाँ, कर्नाड ने बदतमीजी की। लोग बैठे सुन रहे थे, सब सहमत होंगे ये भी नहीं है। एक आदमी खड़ा होकर चप्पल उठा के फेंक के मार। कर्नाड को एहसास होना चाहिए ना कि तुझे जलील करने वाले भी हैं। वो आदमी बाहर निकलकर रोया, एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा। विरोध तो करेंगे। अंग्रेज प्रस्ताव पारित कर रहे थे, डायर मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक मत से इसकी निंदा का प्रस्ताव पारित करते हैं। सावरकर जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, एक मत से नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं। उसने ठीक किया। सावरकर जी पर प्रहार हुआ, उनका चश्मा टूट गया, उनको मारा अंग्रेजों ने, बात साथ के लोगों ने, मगर विरोध तो दर्ज कराइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं हम बोलेंगे ही नहीं। कोई जो मर्जी आए कर ले, हमारे लिए कोई न भोग हमें कहानी, चेरी छाणी नहीं भोग नानी, कि हम तो मुलाजिम हैं, कोई राजा बने। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये हमारे भविष्य का मामला है, हमारे वर्तमान को नष्ट किया जा रहा है, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। इसके लिए हमें विरोध तो करना पड़ेगा। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, जहां जो संभव हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग इस कार्य में लगे, जैसे चैनल पर हम बैठे हैं, यहां से बात कर रहे हैं, और ऐसे दसों हैं, इनकी मदद कीजिए। आपके क्षेत्र में किसी ने ऐसा किया है, कुछ बात हो गई, थाना कचहरी पुलिस हो रहा है, उसके घर जाइए, उसके परिवार में कुछ नहीं कर सकते, 4 किलो आटा देके आइए। उसको लगना तो चाहिए कि समाज हमारे साथ है। जो भी कहीं वीरता व्यक्त कर रहा है उसके साथ खड़े होइए। एक बयार होनी चाहिए, एक पूरी हिलोर समाज में क्रिएट होनी चाहिए, उसका परिणाम आएगा। और निश्चित रूप से जो बौद्धिक है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो बौद्धिक कार्य है, हम लोगों से जिन लोगों ने किए हैं, मैं 2 महान आत्माओं का नाम ले सकता हूँ यहाँ बैठ के, और सीताराम गोयल जी और राम स्वरूप जी, जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सोने के अक्षरों में लिखे जाए तो भी कम है। हम लोगों में से कितनों ने सिर्फ उनको पढ़ा है? मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई 2-4% लोग छोड़ दें, या 2-4 लोग छोड़ दें, प्रतिशत भी बड़ी बात हो जाएगी, उनको छोड़ के किसी ने सीताराम गोयल जी को, राम स्वरूप जी को पढ़ा भी है। इस खुशवंत सिंह की बोलती सीताराम गोयल जी ने बंद की थी, यदि आपको ध्यान हो। बिल्कुल। इन्होंने वो मियाँ मीर वाला एक झूठ फैलाया था कि साहब, पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था और फिर जो अंग्रेजों के चमचों ने ये फैलाया था कि
हरिमंदिर साहब की नींव मियां मीर ने लिखी थी, मियां मीर ने रखी थी। तो सीताराम जी ने खुशवंत सिंह को ओपन में उससे सवाल किए, पत्र व्यवहार किए। खुशवंत सिंह की बोलती बंद हो गई, और वो उस समय बंद हो गई जिस समय खुशवंत सिंह तो बस समझिए कि प्रधानमंत्री और 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, उतने बड़े वीआईपी हुआ करते थे उस समय। अर्ली 90s की बात है ये। उस समय सीताराम गोयल जी ने अपनी लेखनी की तेजस्विता से उनकी बोलती बंद कर दी थी, और उनको ये मानने पे विवश कर दिया था कि ये जो इतिहास लिखा जा रहा है ये झूठा लिखा जा रहा है। जबकि मैं इस इसमें पूरे वामपंथियों ने उनको एक प्रकार से निष्कासित कर रखा था किसी भी बौद्धिक चर्चा से, तदुपरांत भी वो ये कर सके। मैं इसमें एक चीज, उनका बहुत बड़ा कार्य जोड़ना चाहूंगा। रोमिला थापर ने इस्लामी आक्रमणकारियों को जस्टिफाई करने के लिए, उनके मंदिरों को ध्वस्त करने के कार्य की को इग्नोर करने के लिए, या उसे सह लेने के लिए, या उसके पक्ष में खड़े होने के लिए किताब लिखी है। मोहम्मद बिन कासिम पर, महमूद गजनवी पर इसने दुष्टाने किताब लिखी है, और उनका ये प्रतिस्थापन था कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम काल में मंदिर तोड़े गए, वो तो पहले भी तोड़े गए। बौद्ध जैन मंदिर तोड़े सनातन धर्म के आचार्यों ने। सीताराम गोयल जी ने पत्र लिखे उनको, और उनसे और बड़ा पूरा एक सिस्टम वो तैयार किया कि ऐसे मुझे 10 नाम दें जो मंदिर तोड़े गए हों, जिनका तोड़ने का कहीं उल्लेख हुआ हो, शौत परंपरा में कहीं कुछ हो। सारे सवाल पूछे, सब कन्नी काट गए, कोई सामने नहीं आया। इतना बड़ा वैचारिक काम है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो इस्लामी ग्रंथों के अवगाहन के बाद हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा, इस्लामिक एविडेंसेस, सारे इस्लामी एविडेंसेस हैं। कोई आज ये कहता है कि वो औरंगजेब ने ये नहीं किया और उसने ये नहीं किया, 2 खंडों में वो किताब है मोटी, और सारे संदर्भ इस्लामी है। अद्भुत काम है, ऐसे श्रेष्ठ काम किए, और उन कामों का परिणाम है कि मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति आज आपके मंच पर बैठकर बात कर रहा है। इन लोगों को पढ़कर, इनकी सीढ़ियों से चढ़कर हम यहां पहुंचे हैं। शंकर शरण इन्हीं रास्तों से निकल कर आए हैं, जो आज हम ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवादियों की बेस्ट कैनन है। इतना विस्तार से काम, और सारा का सारा काम वॉइस ऑफ इंडिया नाम से आप नेट पर सर्च करेंगे, हर किताब उनकी निःशुल्क डाउनलोड हो जाएगी, सब उपलब्ध है। अद्भुत काम किया, विचारधारा का काम जो आप इस्लाम है। आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा हत्यारा कैसे बनता है। आपके मेरे जैसा ही मनुष्य तो है, जिसको जानता नहीं उसके पेट में चाकू क्यों मार देगा। बच्चों को चेन में बांधकर नीलाम कर रहे हैं, पिंजरों में डालकर, पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला रहे हैं, कटर से उनके गले काट रहे हैं। ऐसे हत्यारे काम सामान्य मनुष्य कैसे करेगा। ये विचारधारा ही तो है। तो इस विचारधारा को समझकर एक्सपोज करना, आज जो सारी तिलमिलाहट है सारी दुनिया के इस्लामी वर्ल्ड में, उसका कारण यह है कि सारा सब कुछ तो तथ्यात्मक है, सब सामने आ रहा है। आज कोई व्यक्ति कहे कि इस्लाम का मतलब शांति है, तो पलट के व्यक्ति पूछता है, और वो शांति उसने तलवार पे लिखी? इस्लाम तलवार पे लिखने का नाम है। तो अब ये बातें नहीं चलती। तो विचारधारा के बहुत दीर्घगामी परिणाम होते हैं। हमने, या बल्कि संसार ने 1500 वर्षों में केवल भारत की भूमि पर आर्य समाज ने चुनौती दी, अन्यथा कहीं चुनौती नहीं दी गई। ये उसका परिणाम है, लगातार वो बढ़ता चला गया, और अब चुनौती दी जा रही है, जिसके कारण से ये आशा की किरण फूट रही है, पौ फूट रही है। दिखाई दे रहा है कि ये पीछे दब रहा है, दीवार से पीठ लग गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम सभी को इस कार्य में लगना पड़ेगा। अब बहुत सारे प्रश्न आ चुके, अब उस प्रश्न को ले लेते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. प्रश्नों से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यथासंभव पत्रम पुष्पम
करते रहें जैसा कि आप करते आ रहे हैं। अब मैं प्रश्नों पे आता हूँ। राजीव जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू एक्सॉर्साइज कम्युनिज्म फ्रॉम अफेक्टेड एंड possessed? जो लोग इसके चंगुल में आ गए हैं उनका जो है झाड़ा कैसे किया जाए? साहब, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है अपने, झाड़ा, यही तो है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। धूल ही झाड़ना ही उपाय है। मानसिक धूल भी शारीरिक धूल झाड़ने से ही निकलती है। कॉर्नर कीजिए। मैं एक छोटी सी घटना से, मुरादाबाद में दंगा हुआ था, काशीपुर लगा हुआ है जहां का मैं हूं। एक कम्युनिस्ट पार्टी के सज्जन थे, वकील थे, वो इस्लामी मोहल्ले में रहते थे। वो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, हम लोग सुनते थे, बैठते थे हमारे साथ। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई मकान ढूंढवा दीजिए यहाँ। मैंने क्यों, क्या करना है? बोले मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। बड़ी टेंशन थी उन दिनों में। मैंने क्यों, क्या हुआ? इस्लामी के बीच में? अरे नहीं भाई, आप समझते तो हैं। मैंने कहा समझते हैं तो आप पहले से ना समझे, अब समझे जब अपना घर संकट में आया। सच्चर भारत में आकर इतनी दुनिया भर की फालतू बातें की इसने। इसका अपना घर जला दिया गया था, तब ये निकल कर आया सियालकोट से। तो व्यक्तिगत दबाव इन पर यहां नहीं पड़ा, पड़ा होता तो सुधर गए होते। यही शॉर्टेस्ट वे है। वो जो एक आपने वो क्या इसके लिए समझावन लाल नाम प्रयोग किया था, दिस द ओनली वे आउट। समझावन लाल बहुत अच्छा काम करते हैं इसके लिए। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा तुफैल जी कि हमने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है कि हम सर्वोत्तम प्रश्न का चुनाव करते हैं, और उसके लिए पहले कुछ प्रश्न शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। ये अच्छा प्रश्न अच्छा है, अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ। आगे चलते हैं। सचिन कुमार शर्मा, हाउ दिस नेम अलीगढ़ एंड जामिया कम्स अप? हु वाज अली? अली को नहीं जानते आप? मोहम्मद के वली, अली नाम के वली को नहीं जाना तो वो क्या जाना? मोहम्मद के चचेरे भाई और उनके दामाद अली थे, चौथे खलीफा, जिनके बाद, जिनके साथ ही बल्कि इस्लाम दो फाड़ हो गया और शिया सुन्नी ग्रुप बने। तो अली उनका नाम है। सुन्नी इनको अपनाते हैं, शिया अली के अलावा सारे खलीफा पर लानत भेजते हैं। ये इनका झगड़ा है। और हाउ दिस नेम अलीगढ़ एंड जामिया कम्स अप? जामिया का मतलब है समूह, ग्रुप। जामिया मिल्लिया, दीन का समूह, तो जामिया उससे आता है। मिल्लत की, इस्लामियत की मिल्लत का समूह जामिया मिलिया इस्लामिया है जी। और वो इस्लामियत है। इस्लामिया अरबिक में उसके बिना कुछ नहीं होता। इस्लामियत है, इस्लामिज्म। आप समझिए, पॉलिटिकल डोमिनेशन का टूल इस्लामिज्म। तो अली वैसे चौथे खलीफा सुन्नियों के हैं, शियाओं के तो अकेले ही हैं वो। शियाओं को पहले, शियाओं के पहले हैं वो, पहले और आखिरी। खैर, नहीं, मंजूनाथ 10 खलीफा हैं। वो तो क्या बोलते हैं, मेहंदी मेहंदी तो अभी आएंगे ऐसा कहते हैं। 9 आ चुके हैं उनके, और मेहंदी आएंगे। शिया का मतलब होता है पार्टी, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्टी। और दोनों का जो झगड़ा है वो सक्सेशन डिस्प्यूट है। वो इतनी तगड़ी सक्सेशन डिस्प्यूट है कि आज तक चली आ रही है। मरने मारने पे उतारूं कि भाई मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन। सारा झगड़ा ये। के मंजूनाथ जी, आप सब क्रांतिकारियों को शत शत नमन। धन्यवाद मंजूनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रमोद सिंह, वेयर आर द रूट्स ऑफ लेफ्ट एंड उपहास इज गुड वेपन? उपहास इज डेफिनेटली गुड वेपन। रूट्स ऑफ लेफ्ट तो वैसे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कहिए। ठीक है, आपकी भी उतनी पक्की दृष्टि है इस पर। रूट्स ऑफ लेफ्ट तो मैं मानता हूं कि क्रिश्चियनिटी में ही है। जैसा अभी तुफैल जी ने कहा कि ये भी एक दीन है, तो जो रूट्स ऑफ लेफ्ट है वो डॉगमा में है, और वो जो आपका एक बाइनरी
लॉजिक होता है, बाइनरी लॉजिक, जिसमें सिर्फ यस और नो होता है। दो तरह की ही दृष्टियां होती हैं कि या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो। इस तरह की जो एक द्वंद्वात्मक दृष्टि होती है, उसी में लेफ्ट की रूट्स है और उसी में मसीही धर्मों की रूट्स है। इसीलिए तो मैं इनको कई बार कहता हूँ कि भाई ये तीन, हिंदुस्तान जो है वो 3 रिलीजन से ग्रसित है, 2 से नहीं है। वो उसमें तीनों ही मसीही धर्म मान लीजिए इनको, तो इसलिए इनकी रूट्स भी वही हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी और इसकी रूट्स है इस्लाम की। प्रमोद सिंह, हाँ ये हो गया। ज्योति समरिया, नमस्कार सर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द लल्लन टॉप चैनल, इज इट अ लेफ्टिस्ट? आजकल तो लेफ्टिस्ट ही है साहब जब से इंडिया टुडे ने उसको टेक ओवर किया। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल हुआ करता था, शुरू शुरू में तो बल्कि काफी अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, अब धर्म निभा रहा है अपना वो। अगला, विचार मंथन, क्या भारत की शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री बदलने से वामपंथ की ताकत कम की जा सकती है? कम ही नहीं की जा सकती, नष्ट हो जाएगी। शिक्षण पद्धति बदलने का मतलब विश्वविद्यालय, विद्यालयी शिक्षा बदलना, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक बदलना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये बीज अगर ठीक से पड़ गया तो ये वटवृक्ष बन जाएगा, किसी आंधी में नहीं हिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा आपका विचार है और इस पर काम हो रहा है। संभवतः 1-1.5 साल के अंदर इस पर कुछ, कितना हो पाएगा, मगर इस पर चिंतन हो रहा है, काम हो रहा है। तो वामपंथ की नहीं, मेरा बेटा इस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता है, दिल्ली का एक जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित, प्रतिष्ठित तो नहीं कहूंगा, चर्चित तो स्कूल है, मॉडर्न स्कूल। वो जो इस्लाम के 4 इमाम हैं, शाफई, हम्बली, फलाना, ये 8वीं कक्षा में उसके कोर्स में हैं। उसको महाभारत नहीं पता, उसको रामायण नहीं पता, उसको कृष्ण नाम नहीं पढ़ाए जा रहे, इस्लामी आचार्य पढ़ाए जा रहे 8वीं कक्षा में। अब ये पढ़ेगा और उसके, वो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये प्रश्न आएगा तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो शिक्षण में गंभीर बातें, एक आग्रही, आप उस पीढ़ी के नहीं हैं, भारत में वो भी पीढ़ी मौजूद है जिसने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है। अंग्रेजों के कितने राजा और रानी हुए ये पढ़े हैं हमारे लोगों ने, हमने उड़ा दिया, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये मुगल किस लिए बैठे हुए हैं? कम से कम सच तो दिखाओ। तो ये सारी बातें, बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है ये प्रश्न शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, ऐसा प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रश्न को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। दीपेंद्र सिंह, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू साइडलाइन द पीपल लाइक योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, तीस्ता सीतलवाड़ एटसेट्रा? दे आर एबल टू क्रिएट अनरेस्ट। टुकड़ा साहब, कबाब, पराठा, रोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन पर दबाव तो पड़ नहीं रहा कुछ भी। तीस्ता पर तो थोड़ा पड़ा है, मेधा पाटकर 2-3 बार पिटा चुकी हैं, वहीं जहां वो आंदोलन करने के मूड में थी वहीं गांव वालों ने मारा इन्हें, ये सब हो चुका है। मगर मीडिया इन बातों को नहीं दिखाता, मीडिया पर दबाव हम लोग नहीं बनाते। जैसे मीडिया के लोग, मैंने केवल एक घटना मेरे ध्यान में है जिसमें मीडिया को मतलब अपनी समझ से उन्होंने ठीक किया। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी बाबरी मस्जिद ढहने की, उसकी जितनी फोटोग्राफ हैं वो सब दूर से खींची हैं, पास की कोई नहीं है। सब कैमरे छीन लिए, सबकी ठुकाई करी, जिसने भी 3-5 करी माकतूली को मारा, सब पीट पाट के। मगर उसका नतीजा है निकला कि वो जो आजकल एक मर्ज हो गया है ना, जरा सा कुछ हो तो फौरन 4 आदमी वो मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, वो सारे के सारे वीडियोग्राफी करने लगते हैं और उसको व्हाट्सएप घुमा देते हैं और वो सारे प्रमाण बन जाते हैं। तो वो इन लोगों को जो दबाव पड़ना चाहिए वो दबाव नहीं पड़ पाया है, सरकार को डालना चाहिए, डाल भी रही है। तीस्ता को तो रगड़ा है, तीस्ता की आज नहीं कल जेल होनी है। उसने जिस तरह से गमन किए हैं सोसाइटी में, वो तो सामने आ गए हैं, तो वो रगड़ी जाएगी। मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव, वो दबाव का ही मामला है सारा।
सरकार पर हम दबाव नहीं बना पाते, सरकार उन पर नहीं बना पाती। ये जी बिल्कुल सही है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि यद्यपि हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चुन के भूल जाएं। उस पर लगातार दबाव बनाकर रखना ही पड़ेगा। अभिनव श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, जय हिंद सर, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग अग्निवीर, संजीव नेवर और वाशी शर्मा समटाइम फॉर डिस्कशन इफ पॉसिबल। निश्चित रूप से जब भी अवसर बनेगा ये अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि, आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड स्टार्ट detoxifying 4 things: youth, Bollywood, education and elites of society, because these are the most vulnerable to Maoists. बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात, आपने बहुत सही बात की। और ये जो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सामने की चीज है। दिलीप कुमार यूसुफ खान थे, मगर दिलीप कुमार करके अपना करियर चला पाए। अब इतना बदलाव आ गया है, आपके सामने ही है। ये दबाव कैसे बना? किसी को ध्यान है कि साईं बाबा कैसे उनका प्रचार हुआ है? 786 का बिल्ला, ये सब तरीके हैं लोगों के दिमाग में बीज डालने के। लगातार, क्योंकि उस पिक्चर को किसी भी सूरत 5 करोड़ लोगों ने देख लिया और 50 लाख कन्विंस हो गए, तो उतने ही बड़े पैमाने पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अद्भुत काम है वो, अद्भुत काम है उन लोगों का। बहुत तेज तर्रार लोग हैं और सारी दुनिया में छाए पड़े इस सब पर। कोई भारतीय बॉलीवुड नहीं, वो हर जगह छाए पड़े इस पर। फिल्में उनके हाथ में है, एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ में है। स्लो पॉइजनिंग कैसे की जाती है इसके मास्टर हैं वो, लेकिन उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, समित माथुर, संजय जी आपकी पुस्तक मिल गई, पढ़ रहा हूँ। वैचारिक शत्रु को सबसे पहले नकारा साबित करना है, अपने हथियार गाहे बगाहे दिखाना भी बहुत जरूरी है। अलग जगाते रहे, हम सब साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। ये संकल्प बनाए रखिए, हम सब साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। यही जगमगाहट हमारे दिमागों में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सपने देखिए, सफल होंगे, सब सकारे जाएंगे। आपको साधुवाद। दीपक, हिंदू चीन के कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हैं तथा भारत के चीन भक्त, ऐसा क्यों? चीन में कम्युनिज्म कहाँ है भाई? पहले माओ का शासन था, वो अधिनायक था, उसके बाद उसकी विधवा आ गई थी, वो अधिनायक थी। स्टालिन को आप या लेनिन को आप कम्युनिस्ट शासक समझते हैं? वहां कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन है, वो एक ग्रुप का शासन है, और यहाँ के उनके को बोलते हैं, इसलिए। प्रवीण खासे, पीपी, आजकल पीपी का भी फैशन हो रहा है। संजय जी, विनय जी, द बिग पावर सेंटर ऑफ कम्युनिस्ट इज judiciary and babus when ordinary men file corruption cases against retired ones. How? भाई आपके पास अगर एविडेंस है तो क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हवा में तो नहीं हो सकता। और हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, उसके कारण भी है, और मैं उसे उचित भी समझता हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का है वो थोड़ा कठिन होता है। इट इज कॉल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो सिविल का होता है, इट इज कॉल्ड प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है। तो यदि आप किसी को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो उस हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है उसके अनुरूप एविडेंस तो आपको लानी पड़ेगी ना। आपके कहने से तो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर देगी जुडिशरी। Rajiv Juneja, it is the need of the hour to rewrite the history in which our Hindu heroes should be glorified. निस्संदेह, इसमें तो कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला प्रश्न, अक्षर, why could nationalists not build their institution like JNU or AMU? BHU is there but ineffective. नेशनलिस्ट तो अभी तक तो नेहरूवाद जिंदा है भाई। तो फैल जी, आप मानते हैं इसको कि नेहरूवाद तो अभी भी जिंदा है? पक्की बात है। नेहरू को लोग अवश्य थोड़ी बहुत बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन नेहरूवाद तो आपको भारतीय जनता पार्टी में भी मिल जाएगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तो जमकर मिलेगा।
जमकर मिलेंगे। तुफैल जी एवं संजय जी, आप दोनों को सादर नमन। क्या दीन का उद्गम शब्द समूह दीनहीन से है? नहीं तफरीह नहीं। के लिए तो मजेदार बात आई, परिहास के लिए तो अच्छी बात आई। हाँ ठीक है। हाँ, इससे दीन उपहास का, उपहास के लिए अच्छा है ये पॉइंट। हाँ, बढ़िया है ये, दीन का अर्थ दीनहीन। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अवधेश जी, धन्यवाद ये विचार देने के लिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न गौरव गर्ग, want to share with audience, if you Google history of riots in India, you will find most of riots took place after 1920, गांधी जी के कुकर्म। हाँ, ये सही है। जो अ, दुष्चक्र 1920 में आरंभ किया था, उसके परिणाम तो हिंदुओं को ही भोगने पड़े। और इसके ऊपर यदि आपको पास मेरी पुस्तक आ गई है तो उसके ऊपर विस्तार से इसकी चर्चा है। और डॉक्टर अंबेडकर को और आपके आरएसएस के आरएसएस के सरकारवाह थे शेषाद्री जी, बहुत ही उन जबरदस्त दोनों किताब उन दोनों का मैंने उदाहरण दिए हैं उसमें, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका विश्लेषण किया कि ऐसा क्यों था। वो हमारी कमजोरियां थी, जो राष्ट्रीय विचारधारा थी और जो मुस्लिम विचारधारा थी। तो राष्ट्रीय विचारधारा दब्बू थी, मुस्लिम विचारधारा आक्रामक थी। इसलिए अब हम इस राष्ट्रीय विचारधारा को दब्बू न रखें, उसको हम तेजस्वी बनाएं, उसमें धार लाएं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। जी, कैन लेफ्ट बी इकोनॉमिकली चोक? जी, गणेश उनियाल जी, एक तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जो आप योगदान करते हैं उसकी सीमा थोड़ा बढ़ाइए। इसको किसी भी सूरत 200 रुपया कीजिए, कि इससे कम नहीं देंगे, ये आवश्यक रूप से कीजिए। इकोनॉमिकली चोक करना है तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इकोनॉमिकली पुष्ट भी तो करेंगे, और ये बहुत छोटी बात है। अच्छा, इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। आपको किसी शायद ध्यान होगा कि दिल्ली के एक संपादक ने हनुमान जी को पहला आतंकवादी कहा था। जिस पत्रिका के वो संपादक थे वो हंस थी। हंस पत्रिका मूलतः प्रेमचंद जी ने शुरू की थी, मगर ये वाली हंस का उस पत्रिका हंस से कोई संबंध नहीं है। ये दो अलग पत्रिकाएं हैं। राजेंद्र यादव जी ने ये बात कही थी। हंस पत्रिका का विज्ञापन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जब भाजपा की सरकारें थी तब भी बंद नहीं हुआ। इतना भी नहीं कर सकेंगे तो कैसे बात बनेगी? मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन है जो राष्ट्र की जड़ में मट्ठा डाल रहा है। इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो तैयारी बिल्कुल नहीं है। कम्युनिस्टों के पास है। सरकार बनते ही वो जो राइटर्स ग्रुप की चीजें हैं, जैसे पांचजन है, उसको किसी भी कांग्रेसी सरकार से 1 पैसे का विज्ञापन नहीं मिलेगा, 1 पीएसयू से विज्ञापन नहीं मिलेगा। मगर राष्ट्रवादियों की सरकार होगी तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये स्रोत बंद हो जाए तो बिल्कुल जड़ कट जाती है। जड़ें कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। तो ऐसा मामला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। जी। Is it right time for Indian channels to openly Indian accept? channels to openly accept their ideology in public, like CNN and Fox News in America, NDTV or Republic in Indian? कसाना जी, इसमें गड़बड़ ये है कि एनडीटीवी और रिपब्लिक और इन इंडिया और सीएनएन और फॉक्स, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये भिन्न देशों में स्थित हैं, एक ही विचार के लोग हैं। ये क्यों करेंगे? यहां के चैनल सुधरे तब तो काम बनेगा। वो स्थिति है कि दोनों तरफ एक से ही हैं। मीडिया में हावी हैं वो वामपंथी। श्याम मानव नहीं समझ पाए। आप किस कैटेगरी में रखते हैं? ये शख्स हिंदू संतों को भी अंधविश्वास कानून के दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास आज से तो नहीं हो रहा है। ये प्रयास आज से नहीं जारी है भाई, ये प्रयास कब से जारी है। और जो भी कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो मसीही धर्मों को स्वयं सिद्ध मानते हैं।
और जब वो मसीह धर्मों को स्वयं सिद्ध मानने की जो ये प्रक्रिया है, उससे हमारा समाज भी बहुत कुछ, मैं मानता हूँ कि उसमें भी इस प्रकार की धारणा है। अरे भाई, उस स्वयं सिद्धता को चुनौती देंगे तो अपने आप लोग पीछे हटेंगे। आपको उस स्वयं सिद्धता की जो धारणा है उसको चुनौती देनी। Dr. Chetan Gandhiji was the first leader who floated and implemented the idea of jihad in India, taking part in a religious war of other country in the name of religion, Khilafat movement. डॉक्टर चेतन, धन्यवाद कि आपने ये बात मानी कि न्यूनतम अपना योगदान की सीमा 200 रुपए कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। वो पहले हिंदू नेता थे जिन्होंने जिहाद के साथ में खड़े हुए जाके, बाकी मुसलमानों का जिहाद तो पता नहीं कब से चालू है। गणेश जी पूछ रहे हैं, प्रणाम, पीएम्स वन-मैनशिप isn't hurting Hindu cause. Many ministries seem to be only for namesake, like I&B, HRD. तो फैल जी क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इस बार आपको ये 2 साल की छूट देनी चाहिए। इस पर काम हो रहा है और एचआरडी मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। कठिनाई एक ये भी है कि भाजपा के पास वैचारिक रूप से सिद्ध लोग नहीं हैं। वो राष्ट्र की भरपूर समझ वाले लोग उनके पास नहीं है, ये उनकी एक विवशता है, और राजनीतिक दलों के पास होते भी नहीं। जिसको दिन में 25 लोगों से मीटिंग करनी हो, 100 लोगों से मिलना हो, उसको पढ़ने का समय कहाँ से मिलेगा? इसके लिए वैचारिक एक अलग सा ग्रुप होता है, थिंक टैंक। यहाँ समस्या ये है कि ये थिंक टैंक को गाइड करने में विश्वास करते हैं बजाय उनसे गाइडेंस लेने के। ये है मुश्किल हमारे भाजपाइयों की और संगठन के लोगों की, कि ये उनका मार्गदर्शन करते हैं बजाय इसके कि उनसे ज्ञान लें। तो ये आपकी बात ठीक है, मगर बदलाव आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, अगला प्रश्न है, माय क्वेश्चन इज लिंक्ड टू प्रीवियस टॉक। तो फैल जी, इट वुड नॉट बी राइट फॉर मेन टू मैरी फॉर क्रॉस जिहाद। गर्ल विल बी लॉयल टू अ मैन हु वैल्यूज हर फॉर पर्सन शी इज। वुड यू आर्टिकुलेट इट डिफरेंटली? आप उत्तर दें साहब इसका। मैं ये तो आपसे प्रश्न है, आपके वक्तव्य के बारे में प्रश्न है। प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि आपने ये कहा था कि आप भी घर वापसी कराइए लड़कियों की जी, और उनसे संबंध करें, आप वैवाहिक संबंध करें, तो वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ये गलत कह रहे हैं। नहीं भगवती, और उसको आप कह रहे हैं, उसका नाम उन्होंने रखा कि क्रॉस जिहाद है ये। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हमने जिस भारत में आंखें खोली, जिसमें हम बड़े हुए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी बहुओं, अपने बेटों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए उससे बेहतर भारत छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम सफल हुए जीवन में, इसकी एक ही कसौटी मैं लोगों से कहता हूं कि मैंने जो बचपन गुजारा उससे बेहतर बचपन अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए दे जाऊं। अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये अफगानिस्तान बनेगा, ये सीरिया बन जाएगा। लाहौर में जो बम धमाके हो रहे हैं, कराची का जो हाल है, जो ढाका का हाल है, वो भारत का नहीं होगा। संख्या कम करने के अलावा जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उन्हें लाए बिना हम कैसे कुछ कर सकते हैं? कश्मीर से 370 हट गई, 35 से हट गई, क्या बदला? कुछ भी नहीं। जब तक वहां की जनसंख्या में 4 गुना दूसरे नहीं आ जाएंगे, राष्ट्रवादी नहीं आ जाएंगे, क्या बदलने वाला है? मिलिट्री को फिर सपोर्ट नहीं मिलने वाली, फिर वही हंगामे, फिर वो उधम मचेंगे। दबाव आ गया है, मगर दबाव के बावजूद जो बदलाव चाहिए वो तो तभी आएगा। तो ये जिसे आप क्रॉस जिहाद कह रही हैं, ये मुझे लगता है घर वापसी या शुद्धि इसके लिए सही शब्द है। आपकी फोटो अगर ये आप ही की है तो आप समझ सकती हैं, आपकी बहन को, भतीजी को जो इस्लाम में गई हुई है, उसको अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसके सर पे 3 तलाक, उसके सर पे हलाला की तलवार लटकी रहे, ये तो ठीक नहीं है। इससे तो बाहर उसके पति को उसे पीटने का इस्लामी अधिकार हो, इससे तो बाहर लाना ही पड़ेगा। कुरान में आयत है औरतों को, अपनी बीवियों को पीटने की।
मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू ऐसा नहीं करते होंगे, मगर हिंदू धार्मिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें धर्म कोई आदेश नहीं देता, वेद नहीं कहता कि बीवी को पीट लो, ऐसा कहीं नहीं है। तो उनको अच्छे जीवन को तो देना ही पड़ेगा। Shiyan Shukla, any views on Carlos, the Jackal, the Venezuelan terrorist worked with Hamas? I don't know how it is connected with this talk. So I'm just passing it over. Next. Gopal, by what mechanism have global giants like Google, Facebook, and Twitter become tools of the left? If you want a simple answer, I can give you a simple answer. Tufail ji baad mein batayenge. The simple answer is it is the US universities which have been taken over by the left. And these are all products, these are all people who have come out of the US academic system. And US academic system has been completely subverted over the last 20-30 years. तुफैल जी आप कुछ कह रहे थे और यही है सत्य कि जहां से बुद्धि उपजती है, जहां से मस्तिष्क का विकास होता है, जहां से बीज पड़ते हैं, वो फसल उनके हाथ में है। वो कटीले बीज डाल रहे हैं, ये उन्हीं के हाथ में है। शिक्षण संस्थाएं, वो जो अभी एक प्रश्न शॉर्टलिस्ट किया है कि ये संस्थाएं राष्ट्रवादी विचार में हों तो सब बदल जाएगा। जी अगला प्रश्न Gopal, is all the left group of movements coordinated globally in India by China today, given Soviet Union is dead? If not, is this a headless monster? Well, गोपाल साहब, एक बात आपके ध्यान में आए कि चाइना या रशिया कभी भी कम्युनिज्म का सेंटर नहीं था। कम्युनिज्म का सेंटर जर्मनी है, कम्युनिज्म का सेंटर अमेरिका है, कम्युनिज्म का सेंटर ब्रिटेन है। सारे विद्वान, सारे 30 मार्का वहीं से आए। ये तो कब्जा कर लिया उन लोगों ने। वो वामपंथ की गढ़ नहीं है, वामपंथ की गढ़ यूनिवर्सिटीज में है और आज भी वही है। हाँ बिल्कुल, फ्रांस भी है। पोस्ट मॉडर्निज्म का हीरो डेरिडा वो फ्रांस है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, चीन तो उसका फायदा उठाता है, बस इतना है। हर्षद मालवे, आई एम नियो बुद्धिस्ट। ये लोग पिछड़े वर्ग की बात करके इमोशंस को हाईजैक करते हैं और फिर ऑपोजिट व्यूज को शेम करते हैं। स्वानुभव, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज का होने पर भी यूनिवर्सिटी में एंटी फोर्सेस एंड प्रो पत्थरबाज सीएए पर टीका की, मेरी ओपिनियन को रिडिक्यूल किया एंड ज्ञान पर हंसने के हाव दिए। यू सेड कि इनको शेम डिवन करें, बट यूनिवर्सिटी शिक्षक को तो नहीं कर सकते ना। यही क्वेश्चन मैंने राजीव मिश्रा जी के सेशन में पूछा था। क्या आपके समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? मैं जो जहां जहां पकड़ में आ रहा उतनी बात करता हूं। आपकी हर्षद मालवे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पहले प्रश्न से संबंधित है कि शिक्षण व्यवस्था नहीं बदलेगी, वो बदल जाएगी तो शिक्षक बाध्य है कि वो पढ़ाएगा। तो आप उसे रिडिक्यूल नहीं कर सकते, उसे डिमीन नहीं कर सकते, बात ठीक है। मगर बाकी सब जगह बात तो कर सकते हैं। और ये जो आप जो नवबौद्ध की बात कर रहे हैं और इन लोगों का, बात आपकी ठीक है, मगर धीरे धीरे से बदलाव अपने आप आ रहा है। हम लोग ला रहे हैं, सोशल मीडिया ला रहा है, मगर शिक्षा में बदलाव आ गया तो ये तो बिल्कुल हवाई कलाबाजी लग जाएगी। एक 3 साल के अंदर सब बदल जाएगा। शिक्षण में अगर हो जाएगा तो बात ठीक है। और आपकी व्यवस्था है कि अभी आप उस बीच में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलते ही सब चीजें बदल जाएंगी। Ashno Master, why not take a delegation to Modi and make all suggestions? भाई मोदी जी सब देख रहे हैं, आप समझ लीजिए। आप अगर नहीं देख रहे होते ना, चौकन्ने वो लोग, बहुत चौकन्ने हैं, पूरा ध्यान है। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने का। गणेश उनियाल जी, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। और SMG कह रहे हैं, विल सरकारी बाबूज एवर सपोर्ट डूइंग अवे विद फ्रॉम लेफ्ट पॉलिसीज कंसिडरिंग दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ लाइसेंस राज? अरे सरकारी बाबू तो भाई वो जो ऊपर से इशारा मिलेगा वो करेगा, उसको सिर्फ अपना करियर प्यारा है, उसको कोई आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको पढ़ाया था
हमारे जितने साथी हैं सब 70 के दशक में और 80 के प्रारंभिक दशक में यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। उस समय लेफ्ट का बोलबाला था, नौकरी में आ गए, नौकरी में आने के बाद अपनी करियर की चिंता में लग गए। वो कौन सा वैचारिक दृष्टि से उन्होंने कोई उसको कोई बदलने का प्रयास किया? तो उन्हीं विचार में, बाकी तो जो बॉस कहेगा वही सत्य है, ये ध्यान रखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का मूल मंत्र है। अब बॉस को अगर कहना नहीं आवे तो बात अलग है। अहम ब्रह्मास्मि, खतरा खेवट कटोरी नकल पटवारी, व्हाई आवर रेवेन्यू सिस्टम स्टिल एरबाइज्ड? ये आपके लिए है प्रश्न, आप बताएं। हमारे यहाँ तो बदल गया भाई, राजस्थान में सब कुछ सब सारे जितने भी आपके जो जितने भी जिसको कहते हैं जो औपचारिक या आधिकारिक जो भी टर्म्स हैं वो सब हिंदी में है। लेकिन ये अलग बात है कि जबान पे जो चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है, चल रहा है। अगला Patram Pushpam super chat has 150 characters limit to fit question in that short form. यूज करने पड़ते हैं। एनी अदर ऑप्शन फॉर NRI टू आस्क क्वेश्चन लाइव? आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए ना, आप आराम से डिटेल में पूछ लीजिए। व्हाट्सएप पर नंबर चल रहा है इसके ऊपर, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। लव जिहाद ये नाम हिंदुओं ने नहीं दिया, सबसे पहले केरल के क्रिश्चियन फादर्स ने शुरू किया। वहाँ पे क्रिश्चियन समाज इससे काफ़ी चिंतित है, हमने अभी इसको पहचाना है। हाँ, आपकी बात सही है, हम सहमत हैं आपसे। सबसे पहले क्रिश्चियन ने शुरू किया, केरल हाईकोर्ट ने उसको मान्यता दी, हम लोगों ने उत्तर भारत में तो इसको बाद में ग्रहण किया है। आपकी बात सही। पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड द जेनोसाइड ऑफ मालाबार हिंदूज एज सेक्युलर, बट टॉकिंग ऑफ जेनोसाइड इज कम्युनल और आवर पार्टीज आर इस्लामिस्ट्स। आप लेंगे, मैं लूं? आप ले लीजिए। हम भारतीय पार्टी या भारत की जो राजनीतिक पार्टी है या उस काल की जो पार्टी है वो कांग्रेस थी जिसने ये सब किया था। तो कांग्रेस भी नहीं थी, उसमें कुछ ही लोग थे। राजगोपालाचारी थे जो पूरी तरह से इस्लामी थे, गांधी थे जो पूरी तरह से इस्लामी थे, और उनकी दिशा पर उनके बाद में नेहरू इस तरह के सोचने लगे। मगर बाकी कोई बड़े पैमाने पे थे। ये अलग बात है कि सामने नहीं आते थे, उनके सामने बोलने की उनकी क्षमता नहीं थी। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। पार्टी इस्लामिस्ट नहीं है और वर्ल्ड वाइड है। जो प्रजातंत्र है वो विश्व भर में इस्लामियों का टूल बना हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख वोट हैं। हर आदमी को लगता है कि लपकती है, जीव लपलपाती है कि अगर ये 1 लाख, 1.5 लाख बन गए तो एक 50,000 और जोड़ लूंगा, सीट जीत जाऊंगा। तो इस बात को इस्लामी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनके तो मूल सिद्धांत में दीन और दौला, मजहब और दौला यानी राजनीति उनका हिस्सा है। वो तो पहले दिन से पढ़ाते हैं दीन और दौला, उनके स्वभाव का हिस्सा है। तो राजनीतिक दलों जितने भी जगह जनतंत्र है वहां इस्लाम वो एक टूल बना हुआ है। ये तो पक्की बात है, ये है। मगर इसका विकल्प यही है कि अगर वो भारत में जैसे 15 करोड़ 20 करोड़ की बात है तो 100 करोड़ तो हैं, इसमें से 40 करोड़ खड़े हो जाइए एक तरफ से, वैसी उड़ जाएगी सारी आंधी। और आ रहा है अंतर। आपको ये हमारे पप्पू को देखिए, वो जो दक्षिण के मंदिर हैं वहां अंगवस्त्रम और एक वो कमर में धोती बांध के और चंदन लगा के वो मंदिरों में घूम रहे हैं। सावरकर जी ने कहा था कि वो दिन आएगा कि कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। ये वो जनेऊ पहन के ही घूमा जा रहा है, बाकी कोई आस्था नहीं आ गई है इनकी। ये कौन से वाले ब्राह्मण बताए थे? फलाने वाले ब्राह्मण है कश्मीर के, कोई गोत्र भी बता दिया था। हाँ, कौल ब्राह्मण। जाने कौन से ब्राह्मण बताए थे। ये सब ये उसी का जलवा है। चलिए, ये पुनः आ गई हैं, आपसे क्लैरिफाई कर रही हैं। माय पॉइंट वाज, वुड यू आर्टिकुलेट डिफरेंटली टू बॉयज? Women don't want to be objects. I am not a Muslim. I want happy marriages in India. इसकी जिम्मेदारी तो भगवती आप ही पर है। अगर आप हैप्पी मैरिज चाहती हैं तो इसकी व्यवस्था करें, जीवन सहज बीते। एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू विवाहित महिला के जीवन में निश्चित रूप से अंतर होता है। हिंदू महिला, मुस्लिम महिला बेसिकली महिला है, मगर इस्लामी महिला को धमकाकर, मार पीट के, और अभी तक तो 3 तलाक की बात थी, उड़ा दिया जाता था।
इस्लाम में तो व्यवस्था है इसकी कि महिला को पीट कर, उन्हें इग्नोर करो, उन्हें बिस्तरों पे तन्हा छोड़ दो, उन्हें मारो, ये सारी बातें कुरान में ही हैं। तो एक हिंदू महिला का जीवन स्तर निश्चित रूप से मुस्लिम महिला से बेहतर होता है। राजू, is it permissible for women Muslim government servants to work with full burqa during working place? If I argue against it, my Hindus friends oppose it, saying that ours is secular country, and I say let them. बताइए क्या इलाज है इस समस्या का? मेरी जानकारी में ये है नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला बुर्के में? मैंने कश्मीर में भी नहीं देखी कहीं ये ऐसा होता हो। एक उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल था जिसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, और जब उसको एसपी ने धमकाया तो वो दाढ़ी काट कूट के आ गया वापस। ऐसा नहीं होता, दबाव देने की बात है, सामने खड़े होने की बात है। तो और दूसरा, सेक्युलर होने का मतलब भीरू होना नहीं है, ये भी ध्यान रखें। सेक्युलर मुस्लिम वामपंथी नाम की कोई चीज नहीं होती। मुसलमान वामपंथी केवल हिंदुओं को गाली बकने के लाइसेंस लेने के लिए बनते हैं। सबके मुंह में दही जम जाता है, एक लफ्ज इस्लाम के लिए नहीं निकलता। ये जो एथीस्ट कहते हैं अपने आप को, जावेद अख्तर की बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं आई डोंट बिलीव हमारे मित्र श्री जावेद गॉड, देयर इज नो गॉड। भाई साहब ये कहिए कोई अल्लाह नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ये बोलो। नो गॉड जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जो तुम्हारी परंपरा नहीं, उसे लतिया रहे हो। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलता किसी कमबख्त की, कोई नहीं बोलता। जावेद अख्तर फारूकी खैराबादी पूरा नाम लीजिए। जी, मुसलमान कम्युनिस्ट सिर्फ धर्म को गाली बकने के लिए, हिंदुओं को गाली बकने का लाइसेंस लेने के लिए होता है। इस्लाम पे कोई सारे पाकिस्तानी के जो तराने लिखा करते थे, कैफी आजमी, मजाज लखनवी, कैफ बनारसी, सबके सब प्रोग्रेसिव बन गए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में घुस गए जाके, और जितने नाक हराम थे के प्यारे बन गए। वाला हाल था, रातों रात सब बदल गए। रातों रात। गोपाल सर, आर.एस. प्रसाद और रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को बहुत देर से देख रहे हैं मोदी जी, पर कर कुछ नहीं रहे, कोई उपाय? मोदी जी से बात कीजिए, और क्या कह सकते हैं। सत्यम पवार तुफैल जी से, हिंदू वामपंथियों में जो ललक गोमांस भक्षण अन्य धर्मी कार्यों के लिए दिखती है, वही ललक उमर खालिद और शहला रशीद जैसे मुस्लिम वामपंथियों को सुअर मांस भक्षण में क्यों नहीं? एक घटना बताता हूं आपको। ये जो सहारा अखबार है, उर्दू सहारा में एक लड़का था, ये इसने दीन छोड़ दिया और ये हिंदू बन गया। यही मैं जहां रहता हूं इसके पास में ही है सहारा, इसलिए मुझे घटना मालूम है। वो उसको बुलाया, और वो थी बकरीद नहीं, वो रोजा खोलने का टाइम था, तो वो लेकर बैठ गए और उससे छेड़ने के लिए कहा, आओ बीफ, ये वो बीफ है। तो वो तिल मिलाया और यहीं पास में हरिजन बस्ती वहां गया और सुअर के कब वो लेके आया टुकड़े, और सामने लेके बैठ गया कि आओ रोजा खुलवाता हूँ तुम्हारा, ये सुअर है। बवाल मच गया उसका। मैंने इसके अलावा, मगर उसने दीन छोड़ दिया था, हिंदू बन गया था। एक घटना मुझे मालूम है, बाकी मुसलमान सवाल ही नहीं कहता हूँ, जब आपको सोशल मीडिया पे कोई कहे कि मैं बीफ पसंद करता हूँ या करती हूँ, खासतौर से सेक्युलर लिबरल ज्यादा करते हैं, तो उनको तुरंत पोर्क की डिश ऑफर किया करो। मैं तो करता हूँ, कर लो भाई, पोर्क खाओ। इसी से आप इसे इस हद तक है, शराब पी लेंगे कम्युनिस्ट, मगर इनसे कहेंगे कि झटका है तो नहीं खाएंगे। ये इतना ही है इनका काम। सिगरेट पी लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, और वो शराब पी लेते हैं, झटका नहीं खाते। इसमें दीन जाग जाता है सबका। निशिकांत शर्मा, कम्युनिज्म के सबसे बड़े लीडर ब्राह्मण क्यों हैं? 2 ब्राह्मण से तीसरे का सवाल। अब मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, मैं हिंदू, खरा हिंदू। व्यापारी हूँ इसलिए वैश्य हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लेता हूँ इस नाते ब्राह्मण हूँ, और राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ इसलिए शूद्र हूँ। मैं तो तीनों में रखता हूँ अपने आप को। और मुझे पौरुष
और तलवार उठा के चलता हूँ इसलिए क्षत्रिय हूँ। और इसका अवसर मिलेगा मुझे, मैं एक क्षत्र धर्म निभाऊंगा। ये समय आ रहा है कि मुझे निभाने का अवसर मिलेगा, गौरवान्वित होऊंगा। मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता और ब्राह्मण बन के मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता। इनसे पूछ लें संजय जी से, अगर ये इसका कुछ उत्तर देना चाहे। भाई मैंने तो एक चैलेंज लगा रखा है 5 लाख रुपए का, आप भी शामिल हो जाओ उसमें। और मैंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति को गालियां देते हैं, हालांकि मनुस्मृति हमारे यहाँ शास्त्र भी नहीं है, वो मुझे एक बता दे जहां पे जन्मना वर्ण व्यवस्था कहीं शास्त्रों में प्रतिपादित की गई हो, बता दे। 5 लाख रुपए की नाम है, छोटा मोटा नहीं। हमें can education in Bharatiya languages medium reduce effects of leftist communist ideology? Because English language is gateway to leftist books and literature. अरे आपने हिंदी वालों को नहीं देखा लगता है, तुफैल जी ने देखा है बहुत नजदीक से, जरा बताएं साहब। ये मामला तो सारा इसका है कि दबाव कहाँ बन पाता है, और किताबें इसलिए नहीं लिखी जाती कि ज्ञान देना है, किताब इसलिए लिखी जाती कि बिके। तो जो चीज बिक रही है वो लिख रहे हैं, सीधी सी बात है। और इसको चुनौती दी भी खूब सारी दी गई है, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं दी गई है। अंग्रेजी को बैन करने से उसको, अंग्रेजी को क्यों त्यागते हैं, कोई और भाषा क्यों त्यागते हैं? बहुत कुछ उसमें उपलब्ध है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि हर साल एनसाइक्लोपीडिया में शब्द जोड़ रहे हैं, वो शब्दकोश में अंग्रेजी के शब्द जोड़ रहे हैं, हर साल हजारों शब्द जोड़ते हैं। आपको जंगल मिल जाएगा अंग्रेजी में, JUNGLE। वो दूसरी भाषाओं से अपने आप को एनरिच करते हैं। ये हमें भी बनाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि उसको त्यागने से कुछ होने वाला है। मूल बात दबाव का है। हिंदी में भी खूब है, खूब कूड़ा है। मैं तो हिंदी का, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि छायावाद के बाद में तो हिंदी ने, लेफ्टिस्टों ने हिंदी को नष्ट कर दिया पूरी तरह से। और उसका आरंभ सुमित्रानंद पंत जी ने किया था, जो स्वयं छायावादी कवि थे। वो पूरी तरह से सोवियत यूनियन के चंगुल में ही थे। और उसके बाद तो फिर इन्होंने, यानी हिंदी जैसा समृद्ध शब्दकोश, अरे भाई अंग्रेजी में तो 26 लेटर्स हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि छंद के लिए उनमें थोड़ी सी सीमा है। वो छंद की रचना इतनी आसानी से नहीं कर सकते, तो वो यदि मुक्त छंद करते हैं तो मैं समझ में आता है। जहां आपके पास 46 या 50 शब्द आपके पास उपलब्ध हों और आपके पास पूरी एक फोनेटिक सिस्टम हो, वहां आप छंद छोड़ के मुक्त छंद में जाएं, तो ये मूर्खतापूर्ण नकल के अलावा और क्या है। और यही कर करके पूरे साहित्य का सत्यानाश किया लेफ्टिस्टों ने, चाहे वो नामवर सिंह हो और चाहे राजेंद्र यादव हो, मन्नू भंडारी हो, ये जितने, इन्होंने पूरा सत्यानाश किया। जितनी कूड़ा आपके हिंदी में फैलाया लेफ्टिस्टों ने, उतना तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो बाद में आके भला हो हमारे नरेंद्र कोहली जी का, जिन्होंने इसको वापस उठाया और उसको वापस महाभारत काल में ले गए, वरना तो कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था। अब हम जल्दी जल्दी लेंगे साहब, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इसमें एक वाक्य और जोड़ दूं, निराला जी को पहला आदमी कहा जाता है जिसने छंद से मुक्ति की है, मगर लोगों के ध्यान में नहीं कि निराला जी 2 बार पागल खाने रखे गए थे। मानसिक रूप से उनकी स्थिति ये थी। तो उस समय में उन्होंने क्यों बे वो गुलाब से दाल पर अठला रहा है, कैपिटलिस्ट टाइप की चीजें लिखी हैं, अन्यथा वो राम की शक्ति पूजा लिखने वाला व्यक्ति है। 18-19 पेज की कविता को महाकाव्य कहा गया, वो इतनी बड़ी रचना है। तो वैसा आदमी था। मगर ये भी है ना कि सारी एकेडमी में वो आदमी, सारे वो लोग बैठा दिए गए, तय कर दिया गया कि यही किसी को रिकमेंड करेंगे तो अगला आदमी बैठेगा। तो वो तो बिल्कुल कॉकस बना के बैठे हुए थे। अब तो कुछ लोग मर गए तो बदलाव आना शुरू हुआ है, अन्यथा उसके नियम ऐसे हैं कि साहित्य अकेडमी में बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता, कोई नया आदमी आ ही नहीं सकता। वही रिकमेंड करेंगे तभी बात बनेगी। तो धीरे धीरे तो अच्छा, ये प्रश्न हम कोई भी विमर्श आरंभ क्यों नहीं कर पा रहे, ये बात ठीक नहीं है। बड़े पैमाने पे विमर्श चल रहा है और हम उनका उत्तर तो देते हैं, बात ठीक है। अब जैसे आज का जो है, वो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उस पर है, हम उनका उत्तर नहीं दे रहे। हमें क्या करना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है, विमर्श चल रहा है, ऐसा नहीं कि विमर्श नहीं हुआ। अविनाश कुमार, a country can take best decision in itself unless it makes itself powerful enough to cope up with international pressure. Russia is superpower without being economically developed. Why not India aim for military superpower only?
भाई इसका मुझे तो आज की चर्चा आज से का संबंध कोई संदर्भ तो नहीं है। नहीं है, इसलिए इसको तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, वैसे भी समय काफी हो गया है। बट विश पास सम इन्फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस। 10 बजे हमारा है ना अनुज धर के साथ कार्यक्रम, उसमें आप ये पूछ लीजिएगा प्रश्न। नेक्स्ट। राणा प्रताप सिंह, सारे रिलीजियस प्लेसेस से लाउड स्पीकर कैसे उतारा जा सकता है? अरे इस पे पूरा हमारा कार्यक्रम है, लाउड स्पीकर अजान से मुक्ति कैसे पावें, मेरा और तुफैल जी का ही कार्यक्रम है इसी जयपुर डायलॉग्स में। धाराएं इत्यादि सब दिए, किस किस में चुनौती दी जा सकती है, क्या क्या बदला जा सकता है, भरपूर है, सारी बात है, उससे ले लीजिए। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक्शन लेना पड़ेगा आपको, दूसरा नहीं करेगा आपके लिए आके। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लामिक आबादी पे क्या फर्क पड़ सकता है? भाई देखिए, ये यूसीसी पे भी बहुत सारे एपिसोड हमने कर रखे हैं और इसी प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। संक्षेप में आपको कह दूं कि की इज नॉट द लॉ, की इज द इम्प्लीमेंटेशन। विनय जी, आरएसएस अपने लोगों की हत्या होने पर उतना मुखर होकर क्यों विरोध नहीं करती जितना ये वामपंथी करते हैं? और झटका का दौर आने वाला है। संक्षेप में अजीत जी, उसका कारण यही है कि वैचारिक रूप से ढीले लोग हैं, वो समझते नहीं हैं कि एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ मजबूती दीजिए, दूसरा कोई चैनल खड़ा होता है, ये मजबूती दें, सब एक दूसरे का सहारा देते जाओ, पूरा एक गुंबद बनता चला जाएगा, एक पिरामिड खड़ा हो जाएगा। 100 मीटर के पिरामिड एक चट्टान से नहीं बन सकता, हजारों चट्टानें लगती हैं। इस गुण को आरएसएस शायद अभी ध्यान नहीं करता और इसका कारण है, नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, विरोध तो करना ही। अगला प्रश्न, क्या हिंदू का वर्ण सिचुएशन और समयानुसार बदलता नहीं है? बिल्कुल बदलता है। हम तो यही समझते हैं कि काम पर खुद को कभी शूद्र और कभी ब्राह्मण बताते हैं। बिल्कुल सही है, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। अगला शक्तम, संजय सर, नीरज अत्री जी, आप दोनों प्लीज लाइव सेशन सेम टाइम पर न रखा करें, मैं किसी को भी लाइव मिस नहीं करना चाहता। और तो फिर जी कृपया इंडिया की हिस्ट्री पे वीडियोस, इंडिया की हिस्ट्री पे वीडियो सीरीज बनाए। ये तय कर लें, ठीक है, बिल्कुल तय कर लें आप लोग। तय कर लें। अगला, धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमृत सिंह, read Pakistan or the partition of India seems like partition was actually favorable for Hindus. Was it planned so? सर आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, इस पे पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा उसमें उल्लेख है और उसके ऊपर परिचर्चा है। और फेवरेबल तब होता जब अंबेडकर साहब की पूरी बात मान लेते, बात तो मानी नहीं। पॉपुलेशन ट्रांसफर हो जाती तब ये बात थी, अन्यथा नहीं। Krishna Sundar sir, most of my student life in India and US was surrounded by left commie Abrahamic ideas. Why do you think a lot of people like me were not subverted? ये तो सर आप ही बेहतर बता पाएंगे, हम कैसे बताएं? और बल्कि आप यदि बताएंगे तो दूसरे लोग लाभान्वित होंगे। Other people will benefit if you tell us your secret. It is for you to tell the secret. तो धन्यवाद सभी को, सभी महानुभावों को धन्यवाद। अब हम फटाफट प्रश्नों को, 3 शॉर्टलिस्टेड प्रश्न हैं उनको लेके और तुफैल जी से उसका निर्णय करा लेते हैं। ये झाड़ा लगाने वाला, झाड़ा कैसे लगाए? भारत की शिक्षण पद्धति विचार मंथन, वामपंथ की ताकत कम की जा सकती है। तीसरा है, कैन लेफ्ट बी इकोनॉमिकली चोक्ड। ये 3 प्रश्न हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न का चुनाव करना है जिसको हम
प्रश्न है, तीसरा प्रश्न तो दूसरे का ही एक्सटेंशन है, मगर तीनों में अगर तुलना करनी होगी तो ये मध्य का दूसरा प्रश्न जो था, भारत की शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री बदलने से, ये अपेक्षाकृत अधिक सामयिक लग रहा है मुझे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। विचार मंथन तो आपका नाम नहीं है, तो आप कृपया संपर्क कर लें जयपुर डायलॉग्स को, और आपको एक पुस्तक हम उपहार में भेजेंगे। और पुस्तक आपके पास चॉइस है, और वो 3 पुस्तकें हैं मेरी, आप जो भी चूज करेंगे, कृष्ण योगेश्वर, कृष्ण गोपेश्वर और अनब्रेकिंग इंडिया, इन तीनों में से जो भी आप कहेंगे वो हम आपको साइन करके भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गंभीर और अच्छी परिचर्चा रही। प्रणाम, नमस्ते। और एक बस डेस्क ने मुझे याद दिला दिया कि आप सभी लोग कृपया तुफैल जी का जो तुफैल चतुर्वेदी नाम से चैनल है, उसको भी अवश्य जाके उसको सब्सक्राइब करें। उस पर भी बहुत अच्छे कार्यक्रम बीच बीच में आते रहते हैं, और हमारे कार्यक्रम भी रिपीट आते हैं उसके ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.